हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का इंतजार था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब तक आएगा, कब आएगा। तो फाइनली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई है। राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कितनी सीटें आई हैं, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, इस सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो है पद का नाम है कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 385 सीट है और अनुसूचित क्षेत्र में जो है 45 सीट है। यानी टोटल जो सीटें रिक्त आई हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वो 430 है। यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा तो आप यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है कि RSMSSB के राजस्थान के पोर्टल पे जाके कर सकते हैं या फिर SOSO के राजस्थान गवर्नमेंट का जो साइट होता है वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। सबसे इसलिए कि आप सरकारी.रिजल्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको इस वैकेंसी का जो है डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है वर्गवार में जो कैटेगरी वाइज किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है उस वैकेंसी को देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल पद 385 है उसमें, जिसमें सामान्य के लिए 101 सीट है, सामान्य महिला के लिए जो 29 सीट है, विधवा के लिए 12 सीट है और परित्यक्ता के लिए 2 सीट है। अब देख लेते अनुसूचित जाति में सामान्य के लिए 42 सीट है, सामान्य महिला के लिए 12 सीट है, विधवा के लिए 5 सीट है और परित्यक्ता के लिए 1 सीट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सामान्य में सीट है वो 32 है, सामान्य महिलाओं के लिए 9 सीट है, विधवा के लिए 4 सीट है और इसमें परित्यक्ता के लिए कोई भी रिक्त सीट नहीं है। अब देख लेते अन्य पिछड़ा वर्ग में। तो इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है सामान्य के लिए 56 सीट है, सामान्य महिला के लिए 16 सीट है और विधवा के लिए 6 सीट है और परित्यक्ता के लिए जो है 1 सीट है। अब बात कर लेते अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य में 13 सीट है, सामान्य महिला के लिए 4 सीट है, विधवा के लिए 1 सीट है और परित्यक्ता में जो है रिक्त पद नहीं है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें सामान्य के लिए 27 सीट है, सामान्य महिला के लिए 8 सीट है, विधवा के लिए 3 सीट है, इसमें भी परित्यक्ता के लिए कोई भी रिक्त वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ दिया हुआ है कि 12 जिले की सहारीय जनजातियों के लिए है, मतलब राजस्थान में 12 जिला है, उसमें जो जनजाति है उनके लिए भी सीट निर्धारित है, जिसमें सामान्य के लिए 1 सीट है और जो सामान्य महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है, इन लोग के लिए जो कैटेगरी है इनमें कोई भी रिक्त पद नहीं खाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्र में है उनको कैटेगरी के अनुसार कैसे वो डिवाइड किया गया है। मतलब ये हुआ कि जो सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता है। परित्यक्ता मतलब कि जो डाइवोर्स दे चुकी हैं या फिर उनका डाइवोर्स हो गया है या तलाक वगैरह हो गया है, उनके लिए जो सीटें हैं 2 है, यानी परित्यक्ता मतलब यही होता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो कितनी सीटों में फाइट कर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट के बच्चों है वो 144 सीटों पे फाइट कर सकते हैं। यानी कुल जो है जनरल की सीट है 144, SC की सीट है 60, ST की सीट है 45, OBC की सीट है 75 और EBC की सीट है 18 और EWS की सीट जो है 38 है। यानी जो जनरल जितने भी अदर स्टेट के बच्चे आएंगे वो जनरल में ही फाइट करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट अनुसूचित क्षेत्र के जो वहाँ के कुछ
एरिया जो है उसको अनुसूचित क्षेत्र में निर्धारित किया गया है, वहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो वहाँ पे कुल पद 45 है, जिसमें जनरलों के लिए 17 है, सामान्य जनरल के लिए, और सामान्य महिला के लिए 5 है, और विधवा के लिए 1 है, जिसमें प्रत्येक यानी डाइवोर्स वाले जो भी पर्सन है उनके लिए कोई भी रिक्त सीट नहीं है। अब अनुसूचित क्षेत्र में ही बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति के लिए। तो वहाँ पे जो सामान्य है, सामान्य में अनुसूचित जाति में उनके लिए 2 सीटें हैं, और सामान्य महिला, विधवा और प्रत्येकता के लिए जो है कोई भी रिक्त सीट नहीं है। और बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित क्षेत्र के लिए। जैसे सामान्य में है 14 सीट, सामान्य महिला के लिए 5 सीट है, और विधवा के लिए 1 सीट है, और डाइवोर्स धारक जो है उनके लिए कोई भी रिक्त सीट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करना है। तो जो फॉर्म स्टार्ट करने का डेट है वो 15 से है, जो अभी तक स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और उसका जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त है। और उसकी फी क्राइटेरिया का है ये भी यहाँ फी देख लेते हैं कि जो सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए जो है 600 रुपये जो है फी के रूप में लिए जाएंगे। और जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए जो है 400 रुपये निर्धारित की गई है, और समस्त दिव्यांग आवेदक को जो है उनके लिए भी 400 रुपये निर्धारित की गई है। आइए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी भारत में जो विधि द्वारा जो स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी में एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, या बीएससी में जो हॉर्टिकल्चर से जो ऑनर्स किए हैं, या 10+2 में जिन्होंने भी एग्रीकल्चर से जो 10+2 किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और इसके साथ ही उनको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने या ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब इस फॉर्म को वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इंटर जो है कृषि से किया हो, या बीएससी में उनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री हो, या बीएससी में जो हॉर्टिकल्चर से उन्होंने ऑनर्स किया हो, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीयता है ना इसको इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ओवरऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का नागरिक हो, या नेपाल का प्रजनन हो, या भूटान का प्रजनन हो, मतलब यहाँ पे सब लोग भर सकते हैं। लेकिन जो ये जो नेपाल, भूटान और तिब्बत के जो लोग भरेंगे यानी वहाँ के जो कैंडिडेट भरेंगे इस फॉर्म को, उनके बारे में कहा गया है कि संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वंचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये जो ये लोग भरेंगे तो ये इस तरह का जो वांछित प्रमाण पत्र है उनको वहां पे लगाना होगा। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज जो निर्धारित किया गया है आवेदक के लिए है वो 1 जनवरी 2024 को मतलब लेकर निर्धारित किया गया। उस दिन तक वो 18 वर्ष से मतलब हो चुके होंगे, फिर वो 40 वर्ष से कम हो। लेकिन ये जो है 1 साल बाद लेट वैकेंसी आ रही है तो सबको लिए जो है यहाँ पे 1 वर्ष की अतिरिक्त एज में छूट दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट क्या, अंतिम डेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक जो है 15/7/2023 से दिनांक 13/8/2023 को रात्रि 23 से 59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरा जा सकता है। यानी 13 तारीख तक 13 अगस्त को रात्रि तक यानी 12 बजे तक या फॉर्म यानी 12 बजे के पहले तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये परीक्षा होगी वो कब होगी, तो यहाँ बता दिए गए कि परीक्षा जो होगी 31 अक्टूबर 2023 को कराई जाएगी। यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो परीक्षा होगी वो 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यहाँ बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे जो सैलरी निर्धारित की गई है उसका पे स्केल जो है पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित की गई है।
आइए अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न कैसी है, कैसी एग्जाम पैटर्न रहेगी, उसका सिलेबस क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको यहाँ दिख रहा है कि क्या इसमें टोटल 5 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने प्रश्नों की संख्या होगी, कुल अंक कितने होंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रश्न पत्र होगा वो वैकल्पिक रूप में होंगे, और जो प्रश्न पत्र का जो कुल पूर्णांक होगा वो 300 अंक का होगी। टोटल जो मार्किंग होगी, टोटल अंक जो होगा, क्वेश्चन जो मार्क्स हमको मिलेंगे उस वो 300 अंक का होगा। टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगा। यानी इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। और ये प्रश्न पत्रों की जो अवधि होगी, पेपर का जो अवधि होगा वो 2 घंटों के लिए होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में जो है 15 प्रश्न होंगे। अभी बता दिया गया है कि आपको एक प्रश्न जो होंगे वो 3 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे 15 प्रश्न होंगे, कुल अंक जो है 45 अंक के हैं। और बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इतिहास है, फिर वहाँ की संस्कृति है, वहाँ से रिलेटेड आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे 75 मार्क्स उसके लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद से है शस्य विज्ञान, मतलब कि एग्रीकल्चर में बात कर ले तो एग्रीकल्चर में सबसे अच्छी बात है ये कि पूरे होल एग्रीकल्चर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे वो भी डिवाइड कर दिया गया है कि कहाँ-कहाँ से आपको एग्रीकल्चर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एग्रीकल्चर में आपका शस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, उद्यानिकी हो गया, या पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी हो गया, एसडी जो होता है। तो आप देख रहे थे यहाँ पे शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंक मार्क्स के होंगे। हॉर्टिकल्चर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंक के होंगे। और जो पशुपालन से जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंक के होंगे। यानी आप कुल यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्नों की जो संख्या है 100 है और जो कुल अंक है वो 300 है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिलेबस में कि किसमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ आप देख लेते हैं कि सामान्य जो हिंदी है, ठीक, तो सामान्य हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे अब दे रहे हैं कि दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों की संधि विच्छेद, यानी हमको संधि पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, और इसे जो संयोग से जो शब्द बनते हैं उसको अलग करने से क्या शब्द की रचना होती है उस सब के बारे में देखना है। उसके बाद से हमको समस्त समासिक पद की रचना करना है, या समासिक पद का जो विग्रह होता है उस सब के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे युग्म शब्द का भी अर्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द को शुद्ध करना, मतलब अशुद्ध और शुद्ध जो शब्द होते हैं उसके बारे में भी हमको ज्ञान होना चाहिए। फिर मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गए, इस सब के बारे में हिंदी में सिलेबस है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद से आ जाते हैं, देख लेते हैं कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति है वहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको तो पता ही है कि हर स्टेट का जो है इतिहास जो होता है वो ब्रॉड होता है, थोड़े से तो होता नहीं है कि आप इतना पढ़ लोगे तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थानी सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति जो है इस तरह के जो टॉपिक दिए हैं, यहाँ से आप लोग को पढ़ने से लोग देवी देवता कौन है, प्रमुख यहाँ का त्योहार क्या है, वहाँ के कृषि पालन, यानी राजस्थान के प्रमुख व्यवसाय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इतिहास हो गया, वहाँ की संस्कृति क्या है, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो शस्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से एनिमल हस्बेंड्री वहाँ से है, यानी जो राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारी हो गया, लक्षण हो गया, वो किसके कारण से होते हैं। फिर वहाँ पे जो उत्पादन का, दूध का उत्पादन हो गया, मांस का उत्पादन हो गया, या जो डेयरी प्रोडक्ट है उस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो स्पोर्ट कोटा भी लगाया गया है, लेकिन स्पोर्ट कोटा वही भर सकते हैं जो राजस्थान के निवासी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है
वही यहाँ पे स्पोर्ट कोटा लगा सकते हैं। और स्पोर्ट कोटा के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस खेल से क्या संबंध हो, मतलब किस में आपका नेशनल गेम्स में क्या इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गया, टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान हो गया, ये चैंपियनशिप का नाम हो गया। अगर इस सब से रिलेटेड आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है और वो भी राजस्थान के मूल निवासी हो तो स्पोर्ट कोटा लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है करेक्शन के लिए भी फिर निर्धारित किया, डाटा भरते समय यानी फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग करेक्शन मतलब कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, टाइम रहते ही यानी 3 अगस्त तक करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए फी आपको निर्धारित किया गया है, 300 रुपये उसके लिए निर्धारित किया गया है। यानी आप इसका करेक्शन जो होगा कि जो अंतिम दिनांक के जो 8 अगस्त के 7 दिन के अंदर में, 8 अगस्त के बाद जो 7 दिन के जो अंदर में आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। और ये है कि आप फॉर्म अप्लाई करने के पहले राजस्थान के वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। और फॉर्म अप्लाई करने के पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करें ताकि आपको OTR रजिस्ट्रेशन कर ले और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें ताकि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।